जी के लिए जोरदार ताली। नागपुर जिला हैंडबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर बबनराव तायवाड़े, सीईओ एसोसिएशन ऑफ इंडिया के डॉक्टर आनंदेश्वर पांडे, हमारे नागपुर की पूर्व महापौर आदरणीय कुंदाताई विजयकर, मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारीगण और यहाँ डॉक्टर वेरुलकर, कामदार, पीयूष अम्बुलकर, सभी उपस्थित, विशेष रूप से हैंडबॉल में जिन्होंने 50 साल में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया ऐसे खिलाड़ी भाई और बहनों, सबसे पहले मैं याद करता हूँ कि मैं जब स्कूल का विद्यार्थी था तो यशवंत स्टेडियम पर और सुभाष मंडल को भोतमांगे गुरुजी, उनको भोतमांगे गुरुजी कहते थे, वो सबको बहुत अच्छे तरीके से हैंडबॉल सिखाते थे। और वो खो खो में उस समय महाराष्ट्र मंडल, नव महाराष्ट्र मंडल, विद्यार्थी मंडल ये जो एक्टिव थे, तो वैसे भाऊ काणे खो खो और एथलेटिक्स में काफ़ी काम उन्होंने किया। वैसे भोतमांगे सर ने हैंडबॉल के लिए अपना जीवन पूरा दिया था। मैं उनको, उनके काम को नज़दीक से देखने का मौका मुझे मिला, क्योंकि मैं भी उस समय क्रिकेट भी खेलता था और खो खो भी खेलता था। तो नेचुरली जब अपने चिटनीस पार्क में जब मराठा लांसर्स की ओर से हर साल कंपटीशन स्पर्धाएं होती थी, तो हैंडबॉल में भी उसमें बड़े प्रमाण पर प्लेयर आते थे। तो हमारी ये परंपरा रही कि ये 50 साल में जिन खिलाड़ियों ने, भोतमांगे गुरुजी जैसे व्यक्तियों ने, आप सब में अनेक उपस्थित हैं, उन्होंने जो नागपुर की हैंडबॉल को बहुत ऊंचाई पर वो लेकर गए हैं, उन 50 साल के इतिहास के लिए मैं उन सब खिलाड़ियों को, ऑर्गेनाइजर्स को हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं। हमारे इसमें ये बात बिल्कुल आवश्यक है कि हमारे खिलाड़ियों के लिए अच्छे ग्राउंड्स मिलने चाहिए, और ये ग्राउंड्स मिलने में काफ़ी बड़ी लिस्ट हमने बीच में 350 मैदानों की लिस्ट निकाली थी। ये पीयूष को ही काम दिया था। एनआईटी और कारपोरेशन के ग्राउंड्स थे, और कल्पना ये थी कि एक एक मंडल को हम दे दें जो अच्छा खेलते हैं, पर उसमें कुछ पैसे भी बीच में ग्राउंड के डेवलपमेंट के लिए आए, पर जैसा चाहिए वैसे ग्राउंड डेवलप नहीं हो पाए। कुछ डेवलप हुए हैं। मैंने अपने एमपी फंड से अनेक जगह पर सोलर लाइट्स लगा के दिए, शांति नगर वगैरह में जो मैदाने हैं, और रात को क्रिकेट खेलते हैं लोग। पर एक बात मुझे ध्यान में आई कि इसका मॉडल थोड़ा अलग करना पड़ेगा। विशेष रूप से नागपुर में मेरा जनरली एक स्वभाव है कि जो काम फाइनल नहीं होता उसकी चर्चा पब्लिकली नहीं करता हूँ। तो इसलिए मैं जो बोल रहा हूँ वो प्रस्तावित है करके समझो, डिक्लेरेशन करके मत समझो। पर मैं जो प्रस्तावित करता हूँ वो होता ही है, इसलिए कुछ प्लानिंग हमने किया है। पहली बात तो यशवंत स्टेडियम को पूरा गिराकर उसमें अभी मेरे विचारों में पिछले 1 साल से फर्क पड़ा है। पहले कारपोरेशन को पैसे कमा कर देना, और ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट में हमने 2.5 करोड़ में डिफेंस की रेलवे लाइन खरीदी की, और उसमें से कारपोरेशन को 2,500 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो अब मैंने अपने दृष्टिकोण में बदल किया है कि कारपोरेशन को ज़्यादा पैसे मिलने के बजाय पब्लिक को स्पोर्ट्स एक्टिविटी, स्विमिंग टैंक्स, हेल्थ क्लब, हमारे अच्छे अच्छे ऑडिटोरियम्स, इसके लिए अब लोगों को हम फैसिलिटी उपलब्ध करा के दें। और इसमें 2 प्रस्तावित प्रकल्प हैं। एक पूर्व नागपुर में 13 एकड़ जगह पर हम एक स्पोर्ट्स क्लब बना रहे हैं, उसकी मेंबरशिप भी शुरू की है। अब टेंडर निकलेगा तो जगह भी उसके थोड़ी अड़चने दूर हुई है, और वहाँ सब प्रकार के हमारे वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स, स्विमिंग टैंक सबकी प्रोविज़न की है। और ये 5-6 एकड़ में बहुत अच्छा होगा, और उसको सरकार से पैसे नहीं मिलते, इसलिए उसको क्लब हाउस से जोड़ा है, ताकि क्लब के पैसे से ये एक्टिविटी सब्सिडाइज होगी। दूसरा, एक वर्धा रोड पर भी 36 एकड़ जगह आइडेंटिफाई की है, उसमें भी ये प्रपोजल है, दोनों पर हम काम कर रहे हैं।
यशवंत स्टेडियम में भी सब प्रकार की फैसिलिटी है। मोखा करके जो शिवदान मल जी के लड़के हैं उन्होंने डिज़ाइन बनाया, कभी आप देख लो। उसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, खो खो सब कुछ है। तीसरा जो है वो कॉटन मार्केट में है। वो इतना विशाल बना हुआ है कि वहाँ जो सुभाष मंडल था उनकी जगह बहुत छोटी थी, पर अब नए प्लान में स्विमिंग टैंक, हेल्थ क्लब, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, खो खो सब की व्यवस्था की है। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको हबीब खान आर्किटेक्ट है, उन्होंने तैयार किया है और इसका डिज़ाइन भी फाइनल हुआ और इसका टेंडर अभी आने वाले महीने भर में निकलेगा। वो इस प्रोजेक्ट से सब्सिडाइज करके ये सब चीज़ें हमारे खिलाड़ियों को लगभग निःशुल्क रूप में ही मिलेगी, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। पर मेरा एक अनुभव है और मुझे कोई संकोच नहीं होता बोलने में, हम ये जो फुकट में काम देते हैं ना, इसका लोगों को महत्व नहीं होता। तो खेलने वाले आदमी ने भले 10 रुपये रोज के देने चाहिए, पर फुकट होता है तो वो थूक देता वहाँ, उसको अपनापन नहीं रहता। कोई चीज़ फुकट में नहीं देनी चाहिए, ऐसा मेरा मत बना है। तो अभी इसके साथ साथ जो मानकापुर का स्टेडियम है उसका डिज़ाइन गुजरात के एक आर्किटेक्ट ने बनाया, इसने बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस किए और उसमें आउटडोर स्टेडियम है, उसके इंडोर स्टेडियम है और वो बहुत अच्छा बना हुआ है। वो जगह भी काफ़ी बड़ी है, वो भी प्लान में है। इसके साथ साथ एक स्कीम अभी मैंने तैयार की है जिसमें रामदासपेट में जो काचीपुरा है वो एक गंदगी बनी हुई है और वहाँ सबके लिए विन विन सिचुएशन करके 750 झोपड़पट्टी वालों को भी घर है, जितने जो काचीपुरा के कच्ची है उनके लिए भी व्यवस्था की है, जो किराए से उनके लिए भी व्यवस्था की है, जो किराएदार ने पोर्ट किराएदार रखे उनकी भी व्यवस्था की है। और यहाँ अभी महाराष्ट्र सरकार के पीडब्ल्यू कॉर्पोरेशन को काम दिया है और इसमें बहुत बड़े प्रमाण पर इंडोर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल सब प्रकार के गेम्स की व्यवस्था उसमें है और ये काफ़ी बड़े प्रमाण पर अभी प्रपोजल काफ़ी आगे गया है और सब स्टेक होल्डर्स की मान्यता लेकर इसको करेंगे तो ये भी फैसिलिटी तैयार होगी। नागपुर में काफ़ी मैदानों पर इसकी व्यवस्था की है और अभी हम एग्रीकल्चर कन्वेंशन सेंटर वर्ल्ड लेवल का ये अपने अमरावती रोड पर दाभा में बना रहे हैं और उसमें वसंतराव नाइक जी के नाम से एक 2500 लोग बैठ सकते हैं, ऐसा सुरेश भट्ट जैसा बड़ा ऑडिटोरियम भी वहाँ बना रहे हैं। तो उसका भी काम शुरू हुआ है और ये जो हमारा एग्रीकल्चर कन्वेंशन सेंटर है वर्ल्ड स्टैंडर्ड का है। हबीब खान जो आर्किटेक्ट है उन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। जो साई के लिए मैंने पैसे भी लाए, सब कुछ लाया, पर वहाँ अतिक्रमण करके ज़मीन पर अभी भी निकलने में अड़चन गई। भांडारकर को मालूम है, ये भी उस समय अधिकारी थे, सब ने कोशिश की पर आखिर अभी तक उसमें थोड़ी दिक्कत है। कुछ जगह है कंपाउंड वॉल 70-80% पूरी हुई है और उसको पूरा करके करीब 125-30 एकड़ में साई को हम लोग वो जगह दे रहे हैं। जो कारपोरेशन में कचरा था भांडेवाड़ी में, अब उस कचरे से हमने सेग्रीगेट करके सीएनजी बना रहे हैं। तो 28 टन सीएनजी बनेगा और कचरा पूरा यूज हो जाएगा। तो नागपुर की बसेस, स्कूटर, कार, उसके लिए सीएनजी उपलब्ध होगा और नागपुर का प्रदूषण भी कम होगा। उसी में जो गंदा पानी है वो पूरी तरह हम लोग उसको क्लीन करके वो कोराड़ी खापरखेड़ा के पावर प्रोजेक्ट को बेचते हैं, जिससे कारपोरेशन को टॉयलेट का पानी बेचकर 300 करोड़ मिलते हैं। फिर जो एनआईटी के और कारपोरेशन के जो यहाँ छोटे छोटे प्लांट है, तो मैंने जब उनको ज़बरदस्ती करके 5-6 ट्रक, अभी 10-12 ट्रक है, और वो ट्रक में वो जो पानी है वो प्ले ग्राउंड पर फुकट में डाल के देना, ऐसा बंधन डाला हुआ है। थोड़ा सा हमारी जो एसोसिएशन होती है वो जैसी एक्टिव चाहिए वैसी नहीं है। अगर ये रिजोल्यूशन हुआ और तुम्हारे ग्राउंड पर पानी नहीं आया तो उनका नाम से चिल्लाने का काम तुम्हारा है ना। तो तुम एक बार चिल्लाओ, मैं ठोक देता हूँ सबको। तो तुम्हारे बोलने का काम नहीं करते यहाँ लोग, और नेता आए तो मांग करते, ऐसा नहीं होता। तुमको भी उसके पीछे लगना पड़ेगा। तो एक प्रकार से अभी साई का अतिक्रमण नहीं हट रहा, तो पॉलिटिकली वहाँ अड़चन पैदा करते हैं। मैं रोज झगड़ा मोल लेता हूँ,
कि वो मिलना चाहिए, पर एक भी एसोसिएशन ने मुझे अभी तक लिफाफा में एक पोस्ट कार्ड नहीं लिखा कि अतिक्रमण हटाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो तुम्हारे सपोर्ट के बिना ये कैसे होगा? तो बड़े प्रमाण पर नागपुर में स्पोर्ट्स की एक्टिविटी को बढ़े, और जो प्राइवेट ग्राउंड्स है, यूनिवर्सिटी के हैं, कॉलेजेस के हैं, स्कूल्स के हैं, इनको भी डेवलप करने के लिए हमने मदद करनी चाहिए। मैं जब नागपुर का पालक मंत्री था तो ये बास्केटबॉल के लिए, और ये हनुमान नगर में, रामदास पेट में, शंकर नगर में, ये बजाज नगर में मैंने ग्राउंड बना के दिए थे। आज भी वहाँ रात को हजारों बच्चे खेलते हैं, फ्लड लाइट लगा के दिए। तो एक तो मुझे लगता है कि इन सब बातों में स्पोर्ट्स लेवल के लोग जो है उन्होंने अपने खेल की तरफ ध्यान देते समय थोड़ा सा एक पब्लिक प्रेशर भी खड़ा करने की जरूरत है। और आपका भी प्रेशर होगा, आप कोई भी पार्टी में जाओ, किसी भी नेता के साथ जाओ, उसका कोई लेना देना नहीं, पर स्पोर्ट्स के लिए सब एक होने चाहिए। मेरा अनुभव ऐसा है कि जितने राजनीति में झगड़े नहीं है, उससे ज्यादा स्पोर्ट एसोसिएशन में झगड़े हैं। और इस बार एसोसिएशन के झगड़े के कारण पीयूष को मालूम है, हमने क्रीड़ा महोत्सव में कहा ये खेल बंद कर दो, मत करो, नहीं तो यानी हम सबको साथ में लेकर चलते हैं, हमें कोई राजनीति करनी नहीं है, पर उसमें भी इतने झगड़े होते हैं कि उसकी भी समस्या होती है। तो स्पोर्ट्स के जो एसोसिएशन है वो स्पोर्ट्स के लिए कमिटेड हो, और स्पोर्ट के लिए अगर वो सब अपना दबाव खड़ा करेंगे तो ये निश्चित रूप से हो सकता है। अभी जो मैडम ने बताया कि मिहान में काफ़ी एम्प्लॉयमेंट आई है, एयरबस और बोइंग का 1200 पार्ट नागपुर में तैयार होते हैं। SCL, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, ये जितनी बड़ी बड़े ब्रांड है वो नागपुर में आए हैं, और अभी तक मेरे पास एक एक आदमी को नौकरी लगी इसकी लिस्ट है। अभी 85,840 यहाँ के युवाओं को रोजगार मिला है। ये जो राफेल जेट है ये फ्रेंच के डोसाल्ट कंपनी का है, ये अब नागपुर में बनता है। और अभी फॉल्कन अभी फ्रांस में करार हुआ, ये 11 और 13 सीटर ये अब नागपुर में बनेगा, और उन्होंने मुझे प्रॉमिस किया था कि 2025 एंड तक हम देंगे, पर वो नहीं हो पाया। अभी उन्होंने लेटेस्ट जो फ्रांस में करार हुआ है तो 2028 में नागपुर में फॉल्कन बनेगा। यहाँ MRO आया है, और MRO में अभी एक प्रफुल्ल पटेल जी के लड़के का है, जहाँ इंडिगो के पूरे फ्लाइट्स नागपुर में आती है, एयर इंडिया का है। और जो देश से हवाई जहाज सिंगापुर जाते थे, दुबई जाते थे, वो यहाँ आए और यहाँ के लड़कों को रोजगार मिला है। तो मैं तो इसके पीछे पड़ा हूँ। नागपुर में एजुकेशन के लिए लोग बाहर मुंबई पुणे जाते थे। हमने जो कचरे का डंप यार्ड था वहाँ 110 एकड़ जगह सिम्बोसिस को दी है, और वर्ल्ड लेवल की सिम्बोसिस यूनिवर्सिटी है। उसका डिज़ाइन हाफिज कॉन्ट्रैक्टर ने मेरे मार्गदर्शन में बनाया। मैंने उनको बताया था खराब किया तो तोड़ डालूंगा करके। तो वो ताजमहल जैसी बनी हुई यूनिवर्सिटी है। तो जहाँ कचरा पड़ता था और दुर्गंध था वहाँ 10,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, और वो उसमें से 40-50% बच्चे जो पढ़े वो फॉरेन में गए हुए हैं। इतना अच्छा एजुकेशन है। हमारे देश की दूसरी इंस्टीट्यूट जो है वो बहुत प्रसिद्ध है, नरसिंह मुंगजी, और मुंबई पुणे में सब जगह वर्ल्ड से वहाँ लोग आते हैं। हमने अम्बरीश पटेल को बोला कि तुम नागपुर में आओ, और 50 एकड़ जगह उनको दी। उनका बांधकाम लगभग काफ़ी जोरों से चल रहा है, शायद 6-8 महीने में पूरा होगा। और KG to PG ये हायर एजुकेशन अब पूरा वहाँ उपलब्ध होगा नरसिंह मुंगजी के कारण और सिम्बोसिस के कारण। तो MBA से लेकर लॉ स्कूल तक सब अभी हमारे आए हुए हैं। नागपुर में 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और नागपुर में अब काफ़ी हमने अभी कठिन तो है काम करना। आप बोलते हैं मैंने रोड अच्छे बनाए, मैं 1 लाख करोड़ का दिल्ली मुंबई हाईवे बना सका, पर मेरे घर के सामने का 2 किलोमीटर रोड बनाने के लिए मुझे 14 साल लगे, केळीबाग रोड। अभी एक दूसरा रोड का काम शुरू हुआ है, वो मेयो हॉस्पिटल से लेकर 3 नल चौक से, शहीद चौक से लेकर अपने हरिहर मंदिर तक 4 लेन रोड, उससे भी कठिन है। वो भी लगभग काम अब शुरू हुआ है, और वो सब 4 लेन बनेगा। जहाँ पैदल जाना मुश्किल है तो 4 लेन बन रहा है, और उसके साथ साथ संतरा मार्केट का भी डेवलपमेंट हो रहा है। काफ़ी बड़े बड़े मार्केट्स बना रहे।
फ्रूट वेजिटेबल मार्केट्स, फिर मच्छी मटन मार्केट, और पब्लिक में सब लोग फुटपाथ पे खाते हैं। यशवंत स्टेडियम में जैसे बहुत मांगे थे तब वो आप हैंडबॉल खेलते थे, बाद में क्या हुआ, पानी पूरी और पाव भाजी के सब ठेले खड़े हो गए। अब उसके लिए भी लीडर लोग आते ही है, उनका भी धंधा है। तो हमने हर प्रोजेक्ट में हॉकर जोन बनाया ताकि उसके लिए उनकी भी व्यवस्था हो। तो अनेक नागपुर में अब 1 साल में मेरी भी सोच बदल गई कि मैं 10-15 हजार करोड़ की कमाई महानगर पालिका को करके दूं तो क्या फायदा है। तो मैंने कमिश्नर को, ये धंधा मुझे नहीं करना, मैं क्यों समय खराब करूं, तुमको मिले, पर पहला काम मैं पब्लिक को देना चाहता हूं। तो हर कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग टैंक, हेल्थ क्लब, आउटडोर स्टेडियम, सब प्रकार की व्यवस्था की है। और ये करने में और एक कंसेप्ट आया है, आप लोग जरा इसके ऊपर अध्ययन करिए। एक दुबई से एक लड़का मुझे आकर मिला, तो दुबई में वो करता है कि ग्राउंड पे, प्राइवेट लेवल पे ग्राउंड मिला है और वहाँ उसने पूरे स्पोर्ट्स की व्यवस्था की है। और जो स्पोर्ट्स वाले खेलते हैं उनको रोज के थोड़े बहुत पैसे देने पड़ते हैं। और फॉर एक अभी जैसे सोक्ता भवन है, अभी हम यहाँ 13 मंजिली बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें स्विमिंग टैंक है, हेल्थ क्लब है, हॉल है, पर वहाँ उसको पार्किंग करने की व्यवस्था है, पर उसके साथ थोड़ा कमर्शियल डेवलपमेंट, क्योंकि कारपोरेट के पास पैसे नहीं है तो वो बना है। अभी गांधी बाग में पुलिस के क्वार्टर्स है, ऐसे गिरने के लिए आए हैं। अब वहाँ पूरे क्वार्टर बनाकर जो पुलिस के लड़के हैं उनके लिए स्विमिंग टैंक, हेल्थ क्लब, सब फैसिलिटी वहाँ देकर, पार्किंग भी बनाकर हम बिल्डिंग को बना रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं कि गरीबों का भी विचार उसमें कर रहे हैं। और स्वाभाविक रूप से स्पोर्ट्स में अब आप एक तैयारी रखो। क्या होता है कि हमारे यहाँ एक बड़ा आकर्षण होता है। मैं फ्रांस में गया, जर्मनी में गया था, तो फ्रैंकफर्ट में ये एग्जीबिशन होते थे बड़े बड़े, अभी भी होते हैं। तो एक जगह खूब रश था, तो दूर से देखा तो शरबत फुकट में मिल रहा था। तो मैंने मेरे मित्र को कहा कि ये जो फुकट में शरबत मिल रहा है, यहाँ देखो तुम कि भारतीय लाइन में खड़े होंगे, क्योंकि फुकट में मिल रहा था। और जब मैं वहां गया वही देखा, बड़े बड़े करोड़पति प्लास्टिक की बैग, वे रखो वो रखो। तो हमारे यहाँ मेजोरिटी लोगों को हमने फुकट का बड़ा आकर्षण है। फुकट ऐसा नहीं होगा, इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। अब कहीं ना कहीं तुम ये भी तय करो कि तुम्हारे यहाँ जो लोग आते हैं वो अच्छे कपड़े, ब्रांड कपड़े लेते हैं ना, आपको स्पोर्ट्स में चाहिए, सब ब्रांड कपड़े चाहिए, जूते अच्छे चाहिए। तो थोड़ा कोई महीने के 100-200 रुपए उन्होंने भी कंट्रीब्यूट करने चाहिए। साली कारपोरेशन बिल नहीं भरती, लाइन कट जाती है, पानी की पाइपलाइन के पैसे नहीं देते, वो कट जाती है, क्योंकि ये फुकट चंद सब बोलते कि हमको फुकट में दो। और हमारे जैसे नेताओं को आपके वोट चाहिए, हम भी बोलते फुकट में दो। तो ऐसे नहीं काम होगा। वो ग्राउंड का अगर मेंटेनेंस करना होगा तो थोड़ा बहुत ये जो आप चला रहे, ये लड़कों को थोड़ा बहुत, खाते गरीब लोग उसको छोड़ दो, पर जो दे सकता है उससे इकट्ठा करके लाइट का बिल आपने देना चाहिए, पानी डालने की व्यवस्था करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी भी मानसिकता हम जरूर बदले, क्योंकि सरकार इतना पैसा डाल नहीं सकती। और इसलिए एक समय ऐसा था कि कुछ कॉलेजेस में, हमारे यहाँ सीपेड मेरा कॉलेज था, उसमें मेरे समय जब बहुत मांगे थे, एक मालवीय सर थे, आपको मालूम होगा इनको, हाँ मालवीय, तब जोगड़ेकर प्रिंसिपल थे, ये भाऊ काने वगैरह उसी सीखे हुए हैं। तो उस समय जोगड़ेकर साहब रोज सबको लंच पैसे देते थे, तो वो रोज प्रैक्टिस करने के बाद ढगे के होटल में दूध और नाश्ता करने के लिए सब प्लेयर आते थे। और मैं जब क्रिकेट खेलता था, ये कांग्रेस नगर के ये ग्राउंड पर खेले थे हम लोग, एनएमवी के, जब मेट्रो बनी, तो 5 दिन में हम हमारे टीचर को कहते थे कि हमको नाश्ते में डोसा खाना है। तो वो 4 बार हमको बोलता था, इतना नहीं, ऐसा नहीं, वैसा नहीं। हम जीत गए मैच। तो हम बड़े खुश इसलिए हुए कि ये जो यशवंत स्टेडियम के सामने एक आनंद रेस्टोरेंट, आनंद ही था ना, आदर्श रेस्टोरेंट, हाँ आनंद आश्रम नहीं, वो उधर था, आदर्श रेस्टोरेंट। तो वहां जाके हमने लंच के टाइम डोसा खाया, तो हमको लगा क्या मिला और क्या नहीं मिला, इतनी खुशी हुई। तो कहीं ना कहीं आज जमाना बदल गया है। हम सब लोग मिलकर अगर इसको एक सोच में काम करेंगे तो होगा। अभी लंदन स्ट्रीट में एक पूरा प्लॉट हमने एक स्पोर्ट्स के लिए रखा हुआ है। तो मैं हर एरिया में, और थोड़ा
आप लोग नाराज मत होना, वैसे मैं चिंता नहीं करता नाराजी की किसी की। तो रेलवे लाइन के इधर यानी तुम्हारे पश्चिम नागपुर में और इधर बहुत डेवलपमेंट है, और हमारे महाल इतवारी गांधी बाग में खेलने के लिए मैदान नहीं है। तो पहले तो मैं ये सोचता हूं कि इतवारी, गांधी बाग, हरिहर मंदिर, महाल, पूर्व नागपुर, मध्य नागपुर में भी अच्छे मैदान हो। अभी चिटनीस पार्क का रिनोवेशन का नया मॉडल तैयार किया है, तो मुझे लगता है कि सभी जगह पर यह फैसिलिटी खड़ी हो और गरीब से गरीब घर के लड़के 1 लाख बच्चे कम से कम नागपुर में शाम को ग्राउंड पर आए और खेले। तो मुझे लगता है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप सब लोगों का भी आप जरूर सहयोग दीजिए, और निश्चित रूप से दोनों मिलकर ये फैसिलिटी खड़ी करेंगे ताकि नागपुर से नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छे खिलाड़ी खेल सके। मैं आपको एक बात बताऊंगा कि हमारे यहाँ महिला महाविद्यालय नंदनवन में रवि फडणवीस भाभे साहब का था, रवि फडणवीस का। तो मैं 2000 एकल विद्यालय चलाता हूँ, हमारे 1800 टीचर हैं। ये ऐसी स्कूल शाला ग्रांट वाली नहीं है, हम पैसे नहीं लेते हैं। अब 18,000 बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं आदिवासी, गढ़चिरौली, सिरोंचा, एटापल्ली, अहेरी, मेरघाट में। तो वहाँ से 70 लड़कियाँ आई। वो प्रोजेक्ट लाने के बाद एक रवि फडणवीस ने, मैत्री परिवार ने, अब उनको वहाँ हॉस्टल में रखा, और वो आदिवासी लड़कियाँ इतना अच्छा खेलने लगी कि उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल लाए गढ़चिरौली जिले की, और बहुत आगे चली गई। अब उनको मैं हर महीने में उनके भोजन की व्यवस्था हमारे ट्रस्ट की तरफ से उनको पूरा किराना देके व्यवस्था करता हूँ। तो ऐसे गरीब लोग हैं, खिलाड़ी अच्छे पर उनके लिए फैसिलिटी नहीं है, और इसलिए इसके लिए स्पॉन्सरर भी आगे आने चाहिए। हमारे यहाँ बहुत अच्छे बड़े लोग हैं जो इस प्रकार की स्पॉन्सरशिप के लिए आगे आ सकते हैं। क्रिकेट धनवान बन गया, पर बास्केटबॉल और ये तुम्हारा हैंडबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, ये इसको पैसा कुछ ज़्यादा अभी हुआ नहीं है। आपको भी सोच के ऐसा मॉडल बनाइए कि दोनों की विन विन सिचुएशन होगी, और निश्चित रूप से आपकी जो अपेक्षा है वो पूरी करने की हम लोग कोशिश करेंगे। मैं फिर से एक बार इस 50 साल के गौरवशाली इतिहास के लिए उस समय के सभी खिलाड़ियों को और जिन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन, उनको बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। भोतमांगे सर के स्मृति में आपने ये 50 साल पूरे करने का जो कार्यक्रम किया, तो उनके भोतमांगे गुरुजी को भी, उनके स्मृति को मैं उनका भी विशेष रूप से श्रद्धांजलि देता हूँ। हैंडबॉल एकेडमी की बात इन्होंने की है, पर मैं आश्वासन डायरेक्ट नहीं देता, पर आज पहली बार बताया मेरे साथ आप बैठिए, क्या क्या अपेक्षा करिए, मैं इसको करने के लिए पूरी मदद करूंगा, निश्चित रूप से ऐसा भी विश्वास देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। कोशिश करूंगा ये शब्द जब माननीय नितिन गडकरी जी की तरफ से आते हैं तो समझना है काम हो गया। जोरदार तालियां एक बार हमारे गडकरी साहब के लिए। उनका आश्वासन भी वादे से कम नहीं है। इससे पहले कि वोट ऑफ थैंक्स